नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एजे है। ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। देखिए गाइज, मैथमेटिक्स जो होता है उसके चाहे वो किसी भी कोई सा भी एग्जाम हो, मैक्सिमम उसके जो चैप्टर होते हैं वो सेम ही होते हैं और जो सॉल्व करने का टेक्निक होती है वो भी सेम होती है। बस आप कितनी जल्दी कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो हमने आज MPSI का जो पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है। एक कार 60 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है हुआ यहाँ पर। एक अन्य कार जो कि 40 किलोमीटर की गति से चल रही है को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइज, और इनको अपन बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं, एकदम बेसिक से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके उसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, चाल और दूरी समय वाले, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पहले नंबर तो ये भैया, देखिए चाल इक्वल टू दूरी बटे का समय ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यदि आप कॉम्पिटिशन दुनिया में आ रहे हैं, यदि आप कॉम्पिटिशन दुनिया में कदम रख चुके हैं तो आपको ये नॉर्मल से बेसिक फॉर्मूला याद होने ही चाहिए, वरना आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से चाल इक्वल टू दूरी बटे का समय ये फॉर्मूला होता है हमको जब चाल निकालनी होती है, ठीक है ना। अब पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं, ठीक है ना। यदि अच्छा मुझे यहीं पे बता देता हूँ मैं, यदि मुझे यहाँ पर दूरी निकालना हो तो मैं समय का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने वही कर लिया, दूरी इक्वल टू चाल इंटू का समय। अगर मुझे दूरी निकालना हो तो समय का इधर नीचे जो है उसको ऊपर भेजा सकता हूँ ना मैं। अपने 7th क्लास में 8th क्लास में नॉर्मल सा बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं मैथ के वो सारे पढ़े होंगे। तो अब क्वेश्चन समझते हैं हम ध्यान से। देखिए, एक कार 60 किलोमीटर गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है यहाँ पर, ठीक है, करती है। अब देखिए, तो अब बोला क्या होगा, एक अन्य कार जो कि 40 किलोमीटर गति से चल रही इसी दूरी को, अब यानी कि सबसे पहले तो हमें दूरी निकालनी है, यानी कि जो 60 किलोमीटर वाली से 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, हमें पहले वो दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला रख दिया, मुझे बस इसमें मान रखना है। तो मैंने मान रखा, तो यहाँ से क्या जाएगा, दूरी इक्वल टू डी से मैंने दूरी को डिनोट किया है। चाल हमारे पास 60 है और समय 1 घंटा है, तो हमारे पास यहाँ से दूरी कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ से हमारी दूरी जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया, अगर इसी दूरी को 40 किलोमीटर गति से तय किया जाएगा तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना, अब देखिए, अगर मैं समय को निकालूँ यहाँ से तो इस चाल को नीचे भेज सकता हूँ ना मैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दूरी बटे का चाल इक्वल टू समय, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया है, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय। अब यहाँ पर मुझे केवल वैल्यू पुट करनी है क्योंकि मुझे समय तो निकालना ही है यहाँ पर। तो मैंने वैल्यू पुट करी, दूरी हमारे पास 60 है और चाल हमारे पास 40 है, तो टाइम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60/40। तो यहाँ से जब आप काट दोगे तो आंसर हमारे पास 3/2 आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए इक्वल टू 2/3 बी और बी इक्वल टू 4/5 सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का, और बिल्कुल आसान तरीके से अपन समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस बी को उठा के इसके नीचे लेके आ जाऊँ, यानी कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार सी के साथ भी ऐसा करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, b/c बराबर 4/5, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास ये प्रॉपर रेशियो ही है इनका, जो बटे का जो होता है इसका मतलब रेशियो ही होता है, ठीक है ना। जो बटे होता है इसका मतलब रेशियो ही होता है, यानी कि जो 2:3 के अनुपात में है, प्रॉपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो इनमें संबंध कौन स्थापित कर रहा है, बी कर रहा है ना। बी इसमें भी और इसमें भी है, लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मैं रेशो में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैंने रेशो में लिख लिया, ये जे ए अनुपात बी अनुपात सी, मुझे तीनों का रेशो चाहिए बस यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ए और बी का कितना है, 2:3, बी और सी का कितना है, 4:5। अब इन दोनों बीच में क्या आ रहा है, कॉमन बी आ रहा है, और यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 4 है, उस वजह इसको ही सेटिस्फाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर मैं 4 का गुणा इसमें कर दूँ तो ये हो जाएगा 12, और इसमें नीचे वाले में 3 का गुणा कर दूँ तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक काम कर लेता हूँ, मैं कर लिया मैंने ये, और मैंने ये क्या कर लिया, ऊपर 4 का गुणा कर दिया, नीचे 3 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि ये अब बिल्कुल सेटिस्फाई है, बिल्कुल 12 हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। अब लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, मैंने 4 का गुणा इसमें तो कर दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा एक पेयर है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा पेयर है। अगर मैंने 3 में गुणा किया है 4 का, तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, और इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 3 का गुणा किया है
तो मुझे इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक पेयर है, ये पेयर है और ये भी एक पेयर है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ प्रॉपर मैनेज कर दिया उसको, यानी ऊपर वाले में 2 में 4 का कर दिया और इधर मैंने 3 का कर दिया 5 में। तो इससे क्या होगा, मेरे एक प्रॉपर रेशियो निकल जाएगा और यहाँ से कितना रेशियो हो जाएगा, 8, 12 और 15। यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा ये बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन मैं उसके लिए कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको ट्रिक बताऊँगा मैं, ठीक है ना। ट्रिक ये कि अगर आपको बेसिक आता है तो आप ट्रिक खुद ब खुद निकाल सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक आता है तो आप ट्रिक खुद ब खुद बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता है वहाँ पर बिल्कुल मैं ट्रिक से कराऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ पर बेसिक की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर ट्रिक से करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फिर से हम इसको एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले क्या, देखिए 400 रुपये की राशि है, 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है, यानी कि 80 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि 4 वर्ष में उस पर 80 रुपया का ब्याज लगा है। ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना ही चाहिए भाई। 80 रुपये क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय। मैं कह रहा हूँ ये भूल जाइए, अब आप शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए। और क्या है, आई इक्वल टू PRT/100। देखिए भाई आपको समय बचाना है पेपर में कैसे ही करके, इसलिए उसकी ट्रिक तो आपको जरूर चाहिए, मैं बिल्कुल ट्रिक लेकर भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो ट्रिक की कोई कम मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई, वो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तो भैया बेसिक के लिए क्या है, यहाँ पर P मूलधन, दर समय, मतलब दर को हम R से नोट करते हैं और समय को हम T से करते हैं। तो शॉर्ट में PRT/100 रट लीजिए इसको, ठीक है ना, बिल्कुल फॉर्मूले को। अब क्या है, मुझे बस इसमें मान रखना है, ध्यान रखिए। देखिए अब मुझे करना क्या है, पहले वो सुनिए। देखिए 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है, यानी कि 80 रुपये ब्याज है। अब मुझे यहाँ से क्या करना, मुझे दर निकालनी है। कौन सी वाली, पुरानी वाली दर निकालनी है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें 2 जोड़ दूंगा उस दर में, तो मुझे नया वाला ब्याज निकालना है उसके बाद, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या करा, मैंने मान रखा, तो मेरे पास 80 तो मेरे पास ब्याज आ गया था, 400 रुपये हमारे पास मूलधन था, दर हमारे को निकालनी है पुरानी वाली जो भी थी 80 रुपये जिस पर ब्याज मिला हमारा ना, वो दर कौन सी थी, वो दर हमें निकालनी है। समय 4 वर्ष है, बटे 100 आता है, यहाँ से आपको गुणा करना है और यहाँ से मैंने दर निकाल ली, R बराबर 5% मेरे पास दर आ जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मुझे अब नई वाली जो बात बोली गई, यदि ब्याज की 2% बढ़ा दिया, यानी कि अभी 5 थी अब 7 कर दिया तो ब्याज निकालिए। अभी तो हमारे पास 80 रुपये निकल रहा था, अब निकली नया ब्याज। तो मैंने क्या करा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए ब्याज मुझे निकालना, 400 रुपये मूलधन था, अब मेरे पास 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि मैंने 2 इसमें जोड़ दिया, तो ये मेरे पास 7 रेट आ गई, ठीक है ना। समय तो 4 वर्ष ही लग रहा था, बटे में 100 आ गया फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ से मेरा कितना ब्याज आ जाएगा, 112। पहले 80 था, अब 112 हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, मिश्रधन पूछा गया। भैया मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर आपका जाएगा 512। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आप नॉर्मल आप ओरल कर सकते हो यार, इसमें 10% आंसर आने वाला है, लेकिन वो आएगा कैसे, मैं आपको चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। बस इसी को ट्रिक बोलते हैं और इसी को बेसिक बोलते हैं। यहाँ पर अब आप ध्यान से समझें। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए जो रेशो है आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए कि मेरे पास 10 तो मेरे पास CP था, CP मतलब क्रय मूल्य था, और 11 मेरे पास SP था, मतलब कि विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या है कि मुझे क्या बोला, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन अगर मेरे पास 10 विक्रय लागत मूल्य है, 11 विक्रय मूल्य है, अगर मैं इनमें से घटा दूँ तो कितना जाएगा, 1, यानी वो 1 क्या है, मेरा लाभ है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उस लाभ प्रतिशत बटे में क्रय मूल्य इंटू का 100, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या है, देखिए मैंने कर लिया, 1 मेरे पास लाभ था, बटे में 10 आ गया, 10 मेरे पास क्रय मूल्य था और इंटू का 100 आ गया। यहाँ से आप काट दोगे तो आपको 10% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ओरल कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% कम लाभ पर बेचना चाहता था। यहाँ पर जो कम है वो नहीं होगा, क्योंकि कम कभी लाभ नहीं होता, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पर, इसको सही कर लीजिए, कम नहीं होगा यहाँ पर। वो कहना चाह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाह रहा था, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेच देता है। बेचकर वह 20% की हानि खाता है, तो इस ए को भी हटा दीजिए। तो वह विक्रय मूल्य निकाली जिस पर वह बेचना चाह रहा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या फिर आपके स्टेट लेवल के कोई अदर एग्जाम हुए। सुनिए, एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना चाह रहा था। कोई वस्तु है, मान लो कोई, मैंने मान ली 100 रुपये कोई वस्तु थी, तो 20% लाभ पर बेचना चाह रहा था, तो 120 में बेचना चाह रहा था वो, लेकिन असली कीमत उसकी ये वाली थी। ठीक है ना, चलिए मैं एक काम करता हूँ, कर देता हूँ साथ में। देखिए, 100 रुपये कोई वस्तु थी और वह 20% लाभ पर बेचना चाह रहा था, तो 120 रुपये में बेचेगा। ये केवल मैंने माना है, एज्यूम करा, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन अब क्या है कि लेकिन वह असलियत में क्या करता है, वो 20% की हानि खा लेता है। यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी तो 20% की हानि खा लेता है, यानी कि 100 रुपये से 80 में बेचता है वो। ठीक है ना, 80 में बेचता है। तो अब देखिए यहाँ से, ये जो 80 है ना, वो इसके बराबर है। इसी में तो बेचा उसने, 480 रुपये में तो उसने बेचा है वस्तु को, लेकिन असलियत में हमने जो माना था वो 80 के बराबर है। तो बस इसको इसके बराबर कर दीजिए आप। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रॉपर रेशो निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, 80 को 480 के एक इक्वल में रख दिया, मैंने किस में रख दिया, मैंने अनुपातिक में रख दिया। तो यहाँ से मैंने काट दिया इसको, मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 8 छंग 48। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास कितना, 6 आ जाएगा। 6 मतलब 1 रेशियो के बराबर 6, जो मैंने माना था वो 1 रेशियो के बराबर 6 था। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, अगर मेरे पास 1 रेशियो के बराबर 6 था, तो मैंने जो 100 माना था ना, उसमें 6 का गुणा कर दी तो 600 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो मूलधन माफ़ कीजिएगा, जो क्रय मूल्य था वो 600 रुपये था मेरे पास। यानी कि 600 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको मैंने क्या करा था, 480 में बेचा था, तब जाकर मुझे 20% की हानि हो रही थी। ठीक है ना, यानी कि ये भी 600 होगा। तो अब मेरा जो, अगर मुझे निकालना, कि मुझे तो ये निकालना ये वाला, इसी पर तो पहले चाह रहा था वो बेचना, इसी पर तो पहले बेचना चाह रहा था, तो मुझे ये निकालना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 6 का गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, जो मेरा रेशियो निकला वो सबके लिए बराबर होगा। जो 6 यहाँ से निकाला मैंने, 80 काट के 480 और 80 को जब काट के जो 6 निकाला, जो मेरे पास रेशियो है 1 रेशियो के बराबर 6 आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसमें भी मैंने 6 का गुणा कर दिया 120 में, तो 720 आ जाएगा और मेरे पास यही आंसर होगा। ठीक है ना, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओके, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए, आसान क्वेश्चन है ये भी, सारी क्वेश्चन आसान है। अगर आपको आते हैं तो वो क्वेश्चन आसान है, अगर आपको नहीं आते तो डेफिनेटली वो कठिन है। ये होता है, एक नॉर्मल सा फैक्ट है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। सबसे पहले तो एक कमरा बना लेते हैं। मैंने बना लिया भैया एक कमरा, इसकी चौड़ाई है वो मैंने मान ली है बी, और बोला गया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई को मैंने मान लिया बी प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधी सी बात है भैया। कमरे का क्षेत्रफल मतलब कि जो एक आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। मैंने लिख लिया ये क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, केवल वैल्यू ही पुट करनी है। क्षेत्रफल मुझे दिया है 70, लंबाई मैंने मान रखी थी बी प्लस के 3, चौड़ाई मैंने बी मान रखी थी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको बी का गुणा करना है, पहले इस बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस 3 में करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, मैंने कर लिया। 70 इक्वल टू बी का पहले अंदर किया तो बी स्क्वायर हो गया और फिर 3 बी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, फिर मैं इस 70 जो है वो मैं क्या करता हूँ, 70 को एक तरफ लेके जाता हूँ। तो मैंने ये कर लिया बी स्क्वायर प्लस 3 बी, और जो माइनस का इधर आके 70 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 70 हो जाएगा, इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में ये पढ़े होंगे ये वाले कंसेप्ट, कि जो बीच वाला जो है मुझे इसको तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि मुझे जोड़ने या घटाने पर तो मुझे 3b प्राप्त हो जाए, लेकिन गुणा करने पर मुझे 70 प्राप्त हो जाए, माइनस का 70 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना दिमाग में। तो मैंने इसको तोड़ लिया डायरेक्ट। ठीक है ना, मैंने इसको तोड़ लिया है। मैंने क्या करा, 10 और 7 में तोड़ लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, बी तो इसका ऐसा कैसा है, मैंने क्या करा, 10 माइनस का 7b। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 3 भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर गुणा करूंगा तो 70 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मेरा एकदम सही टूटा है ये।
अब क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। अब मुझे इसमें से लेना है कॉमन। मैंने क्या करा, दो दो को जोड़े बना लिए, आगे के दो और पीछे के दो। अब मैंने आगे वाले दो में से, आगे वाला जो जोड़ा है उसमें से b मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा b प्लस का 10 बचेगा। b अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो इसी प्रकार से इधर से मैंने -7 निकाल ली, तो यहाँ से भी b प्लस का 10 बचेगा। ठीक है ना, नॉर्मल सा था। चलिए अब क्या करते हैं हम, देखिए जो दो बार लिखा हुआ है ये दोनों में सेम है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार लिख लूँगा और जो बचा खुचा है उसको भी मैं एक अलग कोष्टक में लिख लूँगा। तो मैंने ये लिख लिया b प्लस का 10 और हमारे पास बचा क्या था, b माइनस का 7, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों कोष्टकों को एक 0 के बराबर में रख देना है, इससे हमारे पास b कम माना जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले b प्लस 10 को रखा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर b माइनस का 7 रखा 0 के बराबर में, तो इधर आकर माइनस का जो 7 है इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। अब ध्यान से अब फिर देखिएगा यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए जो माइनस है ना उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिएगा दूरी, लंबाई, चौड़ाई जो भी होती है ये कभी माइनस में नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं है कि आप 1 किलोमीटर गए और वापस आ गए तो वो माइनस में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो 2 किलोमीटर आपने चल लिया, एक गए और एक वापस आ गए, ठीक है ना, तो ये कभी माइनस में नहीं होती हैं। तो इसको हमने क्या करा, नेगलेक्ट कर दिया। हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो बी का मान 7 हो गया हमारे पास, यानी कि चौड़ाई 7 हो गई, लंबाई हो गई 10, क्योंकि b प्लस 3 था। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है परिमाप भैया। परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो मैंने क्या करा, लंबाई को भी 2 बार ले लिया और चौड़ाई को भी 2 बार ले लिया और 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला बन के आ गया 2 × का पुस्तक के अंदर लंबाई प्लस का चौड़ाई। इसमें मान रखना केवल, मान 10 प्लस का 7 रख दिया, 2 का गुणा किया तो 34 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बहुत टाइम ले रहा हूँ, जबकि ये सारे क्वेश्चन एकदम ट्रिकी थे और आराम से हो सकते थे। एकदम 10 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 उसकी भी पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 और उसके हम मान निकालना हमें ये वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ ज़रा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या करा इसमें, आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो 4 था ना, मैंने क्या करा, इस 4 को तोड़ लिया, 2 की पावर 2 कर लिया ना, 2 × 2 बराबर 4 ही होता है, तो मैंने 2 की पावर 2 कर लिया और ये 6 ऐसा का ऐसा रखा रहा। उसके बाद मैंने ये क्या करा, इस 2 का 3 में गुणा कर दिया, जो बिल्कुल हो जाता, पॉसिबिलिटी है 2 का 3 में गुणा हो सकता है, तो ये 2 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, डिवाइड बाई, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, 8 की पावर 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 की पावर 3 किया और जो 2 पहले से था तो ये 2 ऐसा कैसा, 2 की पावर 3 कर सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2, ठीक है ना, ये 8 के बराबर होता है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका अकेला गुणा कर दिया, 3 की पावर 2 है यानी कि 3 × 3 9, ये मैंने कर लिया। उसी प्रकार 4 की पावर 2 है तो मैंने 4 को फिर 2 में तोड़ लिया, 2 की पावर 2 और जो ऊपर वाला 2 था वो ऐसा कैसा। मैंने यहाँ पर करा क्या है, जितनी भी 4 और 8 जो थे, जितने भी 2 थे उन सबको 2 बना लिया, बस नीचे मेरा आधार 2 हो जाए, मुझे ये चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो अब इसको भूल जाइए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं गुणा करूंगा तो इसमें भी पहले जैसे कि मैंने यहाँ किया था उसी प्रकार से मैं यहाँ करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 12, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 6 ऐसा कैसा रखा रहा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पुराने वाले, ठीक है ना, m प्लस का n बराबर वाले, जो m और n के फॉर्मूले में होते हैं, कि जब गुणे में घातें होती हैं, मतलब जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, और जब आधार समान, मतलब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में होती हैं तो, और यदि वो भाग में होती हैं तो घातें घट जाती हैं। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट था आपका पुराने ज़माने का, जब आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो तो वो ये सारी चीज़ आप बिल्कुल पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जे कितना हो जाएगा, 2 इनके आधार समान है और घातें कितनी 12 और 6, तो जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 18। अब नीचे आ जाइएगा, यहाँ से मैंने गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, आधार समान थे 2 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, तो 2 की पावर 10 ये आ गई और 9 हमारा ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखिए आधार समान है और घाते मतलब भाग में है तो ये घातें घट जाएंगी, तो जो ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, वो नीचे पहले से ही था, तो 2 की पावर 8 हो गया, तो 2 की पावर 8 को मैंने क्या करा, ओपन कर दिया यहाँ पर, तो 256/9 ये हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ गया भाई माउस, ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड मास का नियम फॉलो हो रहा है इसमें बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि मैं कहूँ कि जो समय और कार्यों वाला अगर जो सबसे एकदम बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो यही है भाई। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, D1 D2 वगैरह। चलिए एक काम करते हैं, उससे नहीं करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो मैंने लिख लिया भैया ए प्लस का बी 10 दिनों में कर रहा है और ए अकेला करेगा तो वो 30 दिनों में करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मैंने ले लिया है इनका, ठीक है ना। अब क्या है, अगर वो ए और बी 10 दिनों में एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, इस 10 का मैं इस 30 में भाग दे दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 3 एक दिन में वह 3 काम करेंगे, ये हमारी क्षमता आ जाएगी ए और बी की। इसी प्रकार 30 का भी मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये मैंने कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी की क्षमता आ गई यहाँ पर 3 और ए की आ गई ये 1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ए की क्षमता तो 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर ए और बी की मिलाकर 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है ना कि ए की क्षमता तो 1 है, तो बी की कितनी बचेगी, 2 बचेगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। इतना पता नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि अगर ए की 1 है तो बी की बची हुई 2 ही हो जाएगी, तभी तो मिला के 3 हुई है वो। तो हमें यहाँ से बी की क्षमता प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर लिया, बी बराबर 2 कर लिया। अब क्या करना, मुझे उसमें निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 का इस 30 में भाग दे दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर कितना आ जाएगा भैया 15, यानी कि 15 दिन में बी अकेला वह काम कर सकता है। चलिए भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों का एक मिक्सर लेके आया हूँ जो कि MPSI के हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा आपको फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला रहने दीजिए, मैं जानता हूँ कि ये फॉर्मूला बड़ा लंबा होता है, मैं आपको किसी और मेथड से करवाता हूँ, आप बस फोकस करिएगा, ठीक है ना। देखिए 5,000 रुपये की राशि थी, 10% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो कितने दर थी हमारे पास, 10%, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, देखिए अगर मेरे पास 10 रुपया का अगर कोई मान लो वो मूलधन था तो 10% ब्याज मिला के वो कितना होगा, 10 से 11 हो जाएगा। बिल्कुल कोई नॉर्मल सा कंसेप्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अभी भी हमने एक ऐसा सवाल अभी भी कुछ समय पहले ही किया था। हमने क्या किया था कि यदि 10 रुपये हमारे पास वो मूलधन है, अगर उस पर 10% ब्याज लग रहा है और 10 रुपये का अगर 10% निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 10 हमारे पास मूलधन था और 11 हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। तो यानी कि 10 से 11 हमारे पास मिश्रधन हो चुका। यानी कि इसमें ब्याज मिला के मैंने क्या करा है, ब्याज मिला दिया। मेरे पास 1 रुपये ब्याज आया था इसका, अगर मैं 10% इसका निकालूँ, केवल मैंने माना है, एज्यूम किया है, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। ये कितना, 1 साल में हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं 2 साल का निकालूँ तो 100 से 121 हो जाएगा। यदि मैं 3 साल का निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 से 1331 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा था, आपको मल्टीप्लाई करना था बस। अरे भाई कहाँ गया, ओके 1000 से 1331 हो जाएगा। मैंने क्या करा, इसका भी 3 बार गुणा कर दिया और इसका भी 3 बार गुणा कर दिया, तो 1331। ये 1 साल का था, ये 3 साल का हो गया। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको, क्योंकि बेसिक लेवल इसका बहुत कठिन पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, माना है केवल मैंने ये, लेकिन हमारे पास ये तो अब 3 साल का निकालना तो 3 वाला, अब इसको भूल जाइए, केवल इस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। एक सेकंड, ओके। अभी क्या है, जो 1000 जो है ना वो हमारे पास 5000 के बराबर में है, ठीक है ना। जे केवल मैंने माना था 1000 तो मैं हमारा माना हुआ है ना, लेकिन असलियत में इतना है। तो हमने क्या करा, इसको भैया इसके बराबर कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ओके 1000 जो है मैंने 5000 के बराबर कर दिए, तो 0 से 0 काट लो तो 1 के बराबर में 5 रेशियो हमारा एक रेशो निकल जाएगा। यानी कि असलियत में जो है वो हर चीज़ में 5 का गुणा कर दो आप। तो क्यों, क्योंकि हमने माना हुआ था ना 1000, तो वो 5 गुना अधिक है हमसे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, इसमें मैंने गुणा कर दिया 5 का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 6655, यानी कि 6655 रुपये। ये क्या था, हमारा मिश्रधन था, लेकिन हमसे पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, अगर मैं मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दूँ तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। अभी हमने कुछ समय पहले भी किया था, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भैया ब्याज बराबर मिश्रण माइनस का मूलधन बराबर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाने पर यह आ जाएगा 1655, ठीक है ना। ये हमारा
राइट आंसर होगा। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बस दिखने में ही बड़ा है, बस वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए कुछ समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो भाई साहब मैंने आपको जो कहा कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले भैया? अगर समय और कार्य वाले हैं तो M1D1, ठीक है ना, बटे में W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2। ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, M मान लीजिए कोई व्यक्ति है, D कोई दिन है, और अगर यहाँ पर T को लगा दूँ तो वह हो जाएगा मेरे पास क्या, समय, ठीक है ना। बस इसमें आप T जोड़ देंगे तो समय हो जाएगा, और ऊपर ही जुड़ेगा T, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्या करना, बस इसमें मान पुट करना। देख ध्यान से, ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5 घंटे में प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम समाप्त करता है। मतलब कि ए इक्वल टू, मैंने जैसे बोला था, टी अगर आप लिखेंगे तो वो ऊपर ही आप टी ही लिखेंगे। तो मैंने क्या करा, ए 5 घंटे और 8 दिन ऊपर आ गया। समय कितना कार्य कितना कर रहा है, मैंने मान लिया एक, माना नहीं है, एक ही काम कर रहा है वो, ठीक है ना। काम कितना कर रहा है, एक, तो एक को बटे में लिखते नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा इसमें, ठीक है ना। इसी प्रकार जो बी है वो क्या कर रहा है, 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक काम समाप्त कर लेता है। कौन सा काम? एक काम, तो एक ही है, तो ये कोई मतलब नहीं था एक से एक का। अब यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ से ए और बी का एक रेशो निकल जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। तो एक सेकंड, ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे ए और बी का रेशो निकल जाएगा यहाँ से। भाई क्या हो रहा है? हाँ ठीक है ना, ए और बी का यहाँ से कितना रेशो हो जाएगा, 3:2, यानी कि 3/2। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, 5 से ये काट देंगे आप, आपको काटना भी बता देता हूँ भैया। 5 से 2 बार कट जाएगा, और फिर इस 2 से ये 4 बार काट देना, फिर इस 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 बार। तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ये 2 नीचे पहुँच जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुल कार्य निकालना भैया, ठीक है ना। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जो एफिशिएंसी आई है ना, इन दोनों की जो आया है, उसमें क्या ए का, अगर मैं देखो मान इसमें रख देता हूँ, मैं थोड़ा सा रबड़ से साफ कर देता हूँ मैं ये, ओके। अब देखिए, अगर मैं इस ए का मान इस ए में रख देता हूँ, ठीक है ना, और इन सबका गुणा कर देता हूँ, तो 5 तिया 15, और 15 8 मेरे पास हो जाए, एक सेकंड, ओके, 15 8 मेरे पास हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, जो मेरे पास क्या है, 120 जो आया है वो क्या है, मेरे पास कुल कार्य है, ठीक है ना। क्या है, कुल कार्य है मेरे पास ये, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर करें ये काम, अब कुल कार्य तो मेरे पास 120 आ गया, यदि ये दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने हो जाएगी। अभी तो ये अलग अलग कर रहे थे, तो इसकी एफिशिएंसी थी 3 और इसकी एफिशिएंसी थी 2। अगर ये मिलकर करेंगे तो कितने से करेंगे, 5 की गति से काम करेंगे। तो बस मैंने क्या करा, 5 को भाग दे दिया, ठीक है ना। अब लेकिन उसमें बोला क्या गया है, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो मैंने क्या करा, 8 का नीचे भाग दे दिया। तो यहाँ से मुझे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 दिन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए यही क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।